हाँ भाई, मुगल साम्राज्य स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। मुगल साम्राज्य से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड वैसे जानो पीछे को। जब भारत में मुगल प्रवेश करेंगे ना, तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में भारत पे राज चल रहा होगा लोधी वंश को। कौन को? लोधी वंश को। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत पे अंतिम शासक इब्राहिम लोधी राज कर रहा होगा। ओ सुन ले, लोधी वंश को अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी राज कर रहा होगा। देखो, मुगल साम्राज्य को जो संस्थापक है, यानी कि जाने मुगल साम्राज्य की भारत में नींव डाली, को नाम का है बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। या बाबर को जन्म हुआ भाई 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483। और यहाँ को जन्म हुआ फरगना में। कहाँ? फरगना, तुर्की, ठीक है। वह समय जब हम 1500, जब मैं 14 फरवरी 1483 की बात कर रहा हूँ ना, वह समय जो फरगना हो ना, ये तुर्की में पड़े हो। कहाँ? लेकिन आज ये जो फरगना है ना, ये वर्तमान में कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पड़ा ये? उज्बेकिस्तान में। अब यूँ ना जाने तुर्की क्या चीज़ है। हाँ, जैसे भारत एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, ऐसे तुर्की भी एक देश है, ठीक है भाई। आई बात समझ में? इतना समझ रहे होंगे। तो जब बाबर को जन्म हुआ, जन्म कहाँ हुआ? 14 फरवरी 1483 में फरगना में। और फरगना कहाँ पड़ा है? तुर्की में। लेकिन वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। इतनी बात में कोई डाउट? पहले आके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। यहाँ के पिता को नाम है भाई उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। और यहाँ की माता को नाम हो कुतलुग निगार बेग। ये जो उमर शेख मिर्जा हो ना, ये तो भाई तैमूर लंग के परिवार से संबंध रखे हो। तैमूर लंग का वंशज था ये तो। और ये जो माता है ना, वो चंगेज खां की वंशजी। नाम सुने तैमूर लंग और ये चंगेज खान। अगर इतिहास में सबसे कोई क्रूर शासक हुआ ना, तो ये दो ही शासक हुए, तैमूर लंग और चंगेज खान। पूरे इतिहास में अगर सबसे क्रूर, सबसे खतरनाक अगर शासक कोई हुआ है तो तैमूर लंग और चंगेज खान। ये ऐसे शासक हैं जिधर इनकी सेना चल रही ना, तो इनको डेली को टारगेट रहे 50,000 कत्ल, 1,00,000 कत्ल। धरती खून तो रंग के पटक दे, जहाँ दिशा में चल रही तैमूर लंग और चंगेज खान की सेना। आई बात समझ में? तो कितने खतरनाक शासक हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ को जो पिता हो वो तैमूर लंग को वंशज हो, और यहाँ की जो माता है कुतलुग निगार बेग वो चंगेज खां की वंशज। तो तुम समझो बाबर कोई आम शासक, नॉर्मल शासक तो होगा नहीं, क्योंकि बाबर की रगों में दोनों ही, कौन कौन? तैमूर लंग और चंगेज खां, दोनों को ही खून आगे बाबर की नस्ल में है। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन यही पूछो जाए, एक लाइन लिख रहा हूँ कि बाबर पितृपक्ष की ओर से
बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज। और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज। यह लाइन का मतलब समझे हैं? समझ गए ना? समझे तो बताओ। तैमूर लंग का 5वां वंशज और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज। या को मतलब है कि तैमूर लंग के तो याते पहले 4 वंशज और रह चुके, बाबर 5वें नंबर को, और चंगेज खां की फैमिली में याते पहले 13 और रह चुके, और 14वें नंबर को बाबर। आई बात समझ में भाई? 1494 में अचानक बाबर के पिता की है गई मृत्यु। कौन की? उमर शेख मिर्जा की। बाबर को जन्म कब हुआ? 1483 में, और 1484 में आपको बाप खत्म है वो। 1494 में जन्म है आपको, 1483 में, 1494 में खत्म है वो। तो सोचो बाबर कितनी साल को हो गया समय? 11 वर्ष को। कितनी साल को? 11 साल को। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर बैठो गद्दी पे भाई 1494 में। ये 1494 में बनो फरगना का शासक बाबर। कब बनो? 1494 में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला कौन था? तो कौन था? बाबर। कितनी एज में? 11 वर्ष की। या के बाद कौन हो? लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे कम उम्र में शासक कौन बनो, तो वो अकबर है। क्योंकि अभी ये भारत की बात थोड़ी चल रही है, अभी बाबर भारत में आया ही ना भाई। अभी बाबर भारत में थोड़ी आया हो, अभी तो मैं तुर्की वाली बात बता रहा हूँ ना, फरगना की। क्योंकि या को जो बाप उमर शेख मिर्जा वो कहाँ को शासक हो? फरगना को शासक हो। अभी तो फरगना की बात चल रही है ना, तो अभी बाबर भारत में था ना। अगर केवल ये पूछो जा सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला कौन था, तो बाबर। कितनी एज में? 11 वर्ष की एज में। लेकिन पूछो जाए कि भारत में सबसे कम उम्र में बनने वाला शासक कौन था, तो अकबर था। कल मैंने बताई अकबर को जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद गुरदासपुर पंजाब काला नौरंगा को राज्य अभिषेक कर दिया गया 1556 में। तो लगभग बाकी 14 वर्ष की एज रही। इतनी बात समझ में आई भाई? अब एक 11 साल को बालक अगर गद्दी पे बैठ गो, तो बाकी जो पड़ोसी राज्य हैं, चीज़ को फ़ायदा उठाएंगे, गद्दी हड़पने को प्रयास करेंगे। और सेम ऐसा ही हुए हो, या के सगे संबंधी या के पड़ोसी राज्य के जो भी शासक है, उन्होंने ये भगने पे मजबूर कर दिया हो फरगना थे। और 1494 में भाग के आगो समरकंद। 1494 से और 1498 तक बाबर ने शासन किया भाई समरकंद पे। ये समरकंद भी पड़े कहाँ पे? तुर्की में। ये समरकंद वही जगह जो कभी तैमूर लंग की राजधानी हुआ करती थी भाई। आई बात समझ में? 1494 से 1498 तक यानी कहाँ राज करो? समरकंद पे। फिर 1502 ईस्वी में बाबर को जो सामने हुआ ना, एक युद्ध लड़ा गया, फरेपुल का युद्ध। जो लड़ा गया बाबर वर्सेस शैबानी खान। बाबर कोई जीजा होगा शैबानी खान। तो 1502 में बाबर शैबानी खान ने समरकंद से भगने पे भी मजबूर कर दिया। और भाग के आगो बाबर कहाँ? अफगानिस्तान में। यहाँ हमारी मैप बनाओ, यहाँ एक जगह पड़ा है अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, और यहाँ साइड में कहीं तुर्की। आई बात समझ में? तो 1504 में बाबर भाग के आगो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में आके काबुल और कंधार। 1504 में बाबर कहाँ गए भाई? भाग के अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में आके ना काबुल और कंधार पर अधिकार कर लियो। कहाँ अधिकार कर लियो? काबुल और कंधार पर। काबुल को अपनी राजधानी बना के ये शासन करने लग गया। इतनी बात समझ में आई? अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। देखो सबसे पहले कहाँ की गद्दी पे बैठो? जय गुरु जी, क्लास ले रहा हूँ। हाँ चल रही, आदेश करो। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ दिल्ली पुलिस में।
बात का है गई। हाँ कोचिंग में पीरियड ले रहा हूँ, 1 घंटा में ख़त्म करता हूँ, नहीं आ जाओ, वेट बात करेंगे ना, फ़ोन कर लिया ना, तो मैं 1 घंटा बाद। हाँ भाई सुनो, हाँ भाई सुनो, सबसे पहले तो शासक बनो फरगना को, लेकिन क्या ये फरगना में एक स्थायी मतलब स्थायित्व प्राप्त कर पायो, नहीं कि स्थायी शासक बन पायो, फरगना थे भगनो पड़ो है। बाकी बाद ये समरकंद गयो, समरकंद थे भी भगनो पड़ो। बाकी बाद ये कहाँ गो, काबुल अफगानिस्तान। यानी कहने को मतलब या तो पहले आपको स्टेबिलिटी ना मिली, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता ना मिली कहीं भी, ठीक है ना। तो बाबर को सबसे पहले जो स्थिरता मिलेगी वो मिलेगी अफगानिस्तान में, ठीक है। अभी अफगानिस्तान में काबुल में अपनी राजधानी बना के एकदम बढ़िया तरह से शासन करने लग गो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। फिर अफगानिस्तान में 1507 में यानी एक उपाधि धारण करी बादशाह की, बादशाह या कई किताब लिखे बादशाह, या को मतलब हुआ अस्टेबल रूलर, अस्टेबल रूलर यानी कि स्थिर शासक। अब यहाँ को स्थिरता तो मिल गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है भाई, अभी यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो एक तो यहाँ को जो रीजन देखो भारत आवे की तरफ, वो रेगो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो, और दूसरों यहाँ को एक निमंत्रण दिया जाएगा। कैसे देखो, अफगानिस्तान भारत के सटीक एरिया में ही है। ये 1519 में सबसे पहले आक्रमण करे सिंध क्षेत्र, सिंध क्षेत्र यहाँ पड़ा हो, मैंने बताई नहीं पड़े हो ना। राजा दायर को भी शासन क्षेत्र सिंध हो ना, जब मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाए हो। अखिलेश फ़ोन कर ले यार, फ़ोन कर ले, नंबर ना है, बढ़िया हाल है, क्लास चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है। अखिलेश को नंबर बोल दिया कोई, सुन निकाल के फटाफट, फ़ोन में तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ऑफिस में बैठे, आ जाओ थोड़ी बहुत देर, ई मित्र तक गए हो शायद कोई। हाँ भाई सुनो, ऐसी और आफत कहाँ चल रहे। हाँ 1519 में बाबर ने जो सबसे पहले जो आक्रमण करो ना, वो करो सिंध में। सिंध में एक जगह बाजौर, और वहाँ एक किला है वेरागढ़ का किला। तो बाबर ने अपना जो सबसे पहले अटैक करो वो कहाँ करो, सिंध क्षेत्र में, बाजौर में वेरागढ़ के किले पे। और यही वो आक्रमण है जब बाबर ने सबसे पहले तोप और गोला बारूद को प्रयोग करो। आज तक के इतिहास में जो भारतीय शासक है ना जितने, वो भाई तोप से परिचित ही ना है। तुम तो जाने तोप है, दिख किला यहाँ पे किले पे देखनी कैसी रहे, और गोला बारूद। आज से पहले भारत में जितने भी शासक हुए ना, वो ना तो तोप के बारे में जाने ना गोला बारूद के बारे में जाने। भारत में अगर सबसे पहले कोई तोप लेके आए और गोला बारूद लेके आयो ना, तो वो बाबर लेके आयो। आई बात समझ में। या के बाद ये आक्रमण जो पूछो जा ना, यही वजह पूछो जा तोप और गोला बारूद की वजह से, कि बाबर का पहला आक्रमण, तो कौन सा बाबर का पहला आक्रमण, 1519 में सिंध के बाजौर में वेरागढ़ के लिए पे। आई बात समझ में। या के बाद यानी 1520-21 में 3 आक्रमण करे सिंध और कश्मीर पे, 3 बार और आक्रमण करे, कहाँ, सिंध और कश्मीर पे। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत में बाबर का पहला आक्रमण, और ऑप्शन में मिले पानीपत का पहला युद्ध। 99% तक करके आवे बालक पानीपत के पहले युद्ध है। तो पानीपत को जो पहला युद्ध लड़ो ना बाबर ने, वो बाबर को पहला आक्रमण ना हो भारत में। बाबर कौन सा आक्रमण होगा, 3 और 1 4 है, 5वां आक्रमण होगा। आई बात समझ में। अब एक बात बताओ, जब बाबर या क्षेत्र में अटैक कर रहे होगो, तो दिल्ली सल्तनत प्रभाषा में कौन को शासन हो, लोधी वंश का एक शासक हो भाई, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का शासक आओ इब्राहिम लोधी। प्रभाषा में लोधी वंश की जो हाँ जी, आदेश करो ना ना, फोन में रिकॉर्डिंग चल रही है बाकी में, ठीक है। हाँ जी स्विच ऑफ कर लें यार, कोई इमरजेंसी फोन आ जाए, कोई डिपार्टमेंट के आदमी को उठा सके। सुनो भाई, हाँ दिल्ली सल्तनत प्रभाषा में शासन हो लोधी वंश को, और लोधी वंश को कौन सा शासक राज कर रहा है, इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश की जो राजधानी ना वो दिल्ली नहीं, भाषा में लोधी वंश की राजधानी रही भाषा में आगरा। आई बात समझ में।
और याई के दो दो सूबेदार है, एक तो यहाँ को सूबेदार पंजाब में राज कर रहे हो भाई, यानी कि पंजाब में जो सूबेदारी संभाल रहे हो वो तो संभाल रहे हो दौलत खां लोधी। कौन? दौलत खां लोधी। और जो दिल्ली में जो सूबेदारी संभाल रहे हो वो संभाल रहे हो भाई आलम खां लोधी। कौन? इतनी बात समझ में आई? यानी कि राजा तो इब्राहिम लोधी हो, लेकिन राजा पूरे क्षेत्र कंट्रोल थोड़ी कर पा सके। तो पहले ई शासन व्यवस्था में तो तुम्हें पता ही होगी कि राज्य के नीचे सूबे वगैरह ऐसे फरगना वगैरह ऐसे रहे भाई। आई बात समझ? जैसे आज देश है, देश के नीचे स्टेट है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में तहसील है, तहसील में गाँव है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही यहाँ के अंदर के सूबे में दिल्ली की जो सूबेदारी संभाल रहा हो वो दौलत खां लोधी संभाल रहा हो, दिल्ली की आलम खां लोधी और पंजाब की दौलत खां लोधी। तो एक बात बताओ, और ये दोनों ही है ना, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, ये यहाँ के शासन से पूर्ण रूप से परेशान है। ये कैसे भी चाह है कि इब्राहिम लोधी के हाथ से गद्दी हमें मिले। आई बात समझ में? कौन कौन? और ये आई के भतीजे, ये दौलत खां लोधी आई के भतीजो वाला इब्राहिम लोधी को। आई बात समझ में? लेकिन जनता भी और ये दोनों भी आके शासन से परेशान है। ये तो चाहे कैसे भी ये गद्दी थे हटे और गद्दी हमारे हाथ में आवे। और याई के समकालीन यहाँ राजस्थान में भाई राज चल लो मेवाड़ वंश। मेवाड़ में कौन को? राणा सांगा को। अब थोड़ी सी स्थिति समझ में आ रही होगी कि जब बाबर यहाँ जब राज कर रहे हो और यहाँ भारत के इन क्षेत्रों में आक्रमण कर रहे हो, तो भारत में कौन कौन राज कर रहे हो? दिल्ली सल्तनत में कौन है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की ही दिल्ली में सूबेदारी संभाल रहा हो आलम खां लोधी, और पंजाब में संभाल रहा हो दौलत खां लोधी, और वही समय राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में कौन राज कर रहा है? राणा सांगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एक बात बताओ, जब 1519 में बाबर ने सिंध में आक्रमण करो होगा और बाकी बात 1520-21 में सिंध कश्मीर वाले क्षेत्र में आक्रमण करेंगे, तो यहाँ की सबसे पहली जानकारी तो यहाँ मिलेगी ना दौलत खां लोधी है, क्योंकि यहाँ के समीप यही है। आई बात समझ में? यहाँ ने यही चीज़ को फायदा उठाया और इन दोनों ने प्लानिंग बनाई कि हम तो एक छोटे से सूबेदार हैं, इब्राहिम लोधी गद्दी से हटाओ, हमारे बस की बात तो है ना। तो यह वजह से ऐसा करो, क्यों ना बाबर भारत में आमंत्रित करो जाए। तो भाई दौलत खां लोधी को एक बेटा हो, शायद नाम ततार खां, नाम किताब में लिखो मिल जाओ, शायद ततार खाई हो ना। तो ने अपना बेटा भेजो बाबर के पास और बाबर आमंत्रित करो कि तू यहाँ आक्रमण करवे लग रहा हो ना, तो यहाँ आक्रमण करवे दे तो कुछ ना मिलेगा। अगर भारी मात्रा में लूट करनी है ना तो आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत में। आई बात समझ लो, और हम तेरी मदद करेंगे। जब बाबर आक्रमण करवे की सोचेगा तो बाबर है पता चली कौन की? राणा सांगा की। कैसे? मेवाड़ क्षेत्र में एक शक्तिशाली शासक राणा सांगा भी राज कर रहा हूँ। तो बहुत सी किताब तो ये बतावें कि राणा सांगा ने सोची कि मैं भी बाबर हाथ मिला दूँ, बाबर आमंत्रित कर लूँ और बाद में इन दोनों से मैं निपट लूँगा और दिल्ली गद्दी मेरे साथ नहीं जाऊँ। लेकिन ऐसा ना है, बल्कि बाबर ने ही खुद पत्र लिखो राणा सांगा को कि जब मैं दिल्ली सल्तनत पर अटैक करूँ तो तुम्हें मेरी मदद करनी है। लेकिन केवल पत्र आयो बाबर के राणा सांगा के पास, लेकिन राणा सांगा को कोई जवाब ना दिया, क्योंकि राणा सांगा पता चल गई कि जो बाबर है ना ये भारत में केवल लूटपाट करने ना आ रहा, ये मुगल साम्राज्य की नींव डाल पे आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये तो यहाँ को संग देगो ना। और जब 1526 में बाबर अटैक करेगा इब्राहिम लोधी पे, जब 1526 में बात है 21 अप्रैल 1526 की, इक्कीस अप्रैल 1526 कौन सा युद्ध होगा भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन कौन के बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। तो राणा सांगा ने तो राणा सांगा तो मदद मांगी, लेकिन राणा सांगा ने मदद दी ना। और जब बाबर भारत में आवेगा ना मात्र 20,000 सैनिक के संग आवेगा और इब्राहिम लोधी की वही सेना लाखों में ही, लेकिन हराने में कैसे सक्षम है वो? क्योंकि भाई बाबर को एक मैंने जीजा बताया ना, शैबानी खान, यहाँ ने अपने जीजा शैबानी खान से 2 युद्ध नीति सीख रखी, एक तो उस्मानी विधि और एक तुगलकमा युद्ध नीति। तुगलकमा युद्ध नीति मतलब क्या होगा? बाबर भाई 2 युद्ध नीति के बारे में जानो, एक तो तुगलकमा युद्ध नीति और एक तोपों की उस्मानी विधि। या को मतलब का हो, और यही वजह से बाबर इब्राहिम लोधी हराने में सक्षम है जागो। या को मतलब हो का? या को मतलब ये हुए, देखो ये जैसे पानीपत को मैदान हो ना, या के एक साइड तो नदी निकल रही ऐसे, उल्टा आ रहा है, ये तो नदी निकल रही है भाई, ठीक है। और बाबर ने दूसरी साइड में खुदवा दी खाई। क्या खुदवा दी?
खाई, दूसरी साइड में खाई खुदवा दी, पत्तान से ढकवा दी, और आगे आने लगवा दी अपनी तोप, आगे लगवा दी अपनी तोप। आई बात समझ में? लल यहाँ देख, मक्का दिख रही है, एक साइड में तो नदी, दूसरी साइड में बाबर ने खाई खुदवा दी, और खाई खुदवा के पत्तान से ढकवा दी, और आगे लगवा दी यानी तोप, और पीछे खड़े सैनिक। आई बात समझ में? और तोगलमा युद्ध नीति को मतलब यही हुआ है कि चारों तरफ से सुरक्षित होकर जो युद्ध करने की नीति है ना, वही तोगलमा युद्ध नीति है। और उस्मानी विधि का मतलब वो है दो गाड़ियों के बीच तोप सजाने की विधि। अब एक बात बताओ, या की सेना पर अटैक हुए तो हुए कहाँ थे? एक साइड में नदी है, दूसरी साइड में खाई है, पीछे तो कोई रास्ता है नहीं, और आगे लग रही है यहाँ की तो। आई बात समझ में? और यहाँ है आगे इब्राहिम लोदी की सेना। आई बात समझ में? और यहाँ ने ना 21 अप्रैल की सुबह को वेट ना करो, जब सेना आराम कर रही ना, यानी आधी रात को ही तोपन पे गोला छुड़वा दिए। और एक बात बताइयो, जो बाबर के जितने युद्ध में हूँ, यानी कि जो जीत में जो अहम भूमिका निभाएंगे ना, तोप निभाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताई भारत को अभी तक, भारत में जितने भी शासक राज कर रहे हैं वो अभी तक तोपन से परिचित ही ना है कि तोप कैसी रहे कैसी ना रहे। ठीक है? और भारत के जो राजा की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, वो इनके हाथी घोड़ा। कौन? हाथी। ये तो हाथी घोड़ा पर बैठ के युद्ध लड़े। अब तुम एक बार बताओ, अगर कहीं भैंस बध रही है, भैंस दिवाली पर तुम देखे ना, जब कोई दूध काटे और वहाँ भटकना चला दे तो काके लाला दूर ले जाओ, बिदकेंगी भैंस। तो अगर जानवरों के बीच में धमाके की आवाज़ करी जाए तो बिदके ना बिदके, भगदड़ मचे ना मचे। तो ऐसा ही हुआ इब्राहिम लोदी की सेना में, यानी आज 21 अप्रैल की आधी रात को तोपन गोला छुड़वाए ना, तो बाकी सेना में जो हाथी ना, उनमें भगदड़ मच गई, और उनके हाथी घोड़ा ने ही इब्राहिम लोदी की अपनी ही सेना, आधी सेना को चल डाली। क्योंकि भाई जब हाथी के बीच में तोप के गोला जाके गिरेंगे तो उनको तो जो तोप की जो आवाज़ ही ना, एक नई आवाज़ ही, भारत में जो राजन पास हाथी है उनके काज थे अलग ही आवाज़ ही ना, तो उन्हें भगदड़ मच गई। आई बात समझ में? ऐसे कामयाब हो इन दो युद्ध नीति की वजह से बाबर इब्राहिम लोदी के खिलाफ जीतने में। आई बात समझ में? और इब्राहिम लोदी को पराजित कर रहा है, इब्राहिम लोदी की कर दी हत्या। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला इकलौता शासक वो इब्राहिम लोदी हो। ठीक है? और यहाँ के जो तोपचिए, यानी कि जो तोपन को जो संचालन करे, वो कौन कौन है? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। ठीक है भाई? अब पानीपत के पहले युद्ध जीत को बाबर, या के बाद जब पानीपत के पहले युद्ध जीत को ना, तो यानी भाई काबुल और कंधार में सिक्का चलाए। काबुल में तो चलाए यानी शाहरुख सिक्के, और कंधार में चलाए बाबरी सिक्के। और काबुल की जनता के हर नागरिक को एक एक चांदी को सिक्का यानी भेंट में दियो। ठीक है? पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद इसने काबुल में तो चलाए शाहरुख सिक्के, और कंधार में बाबरी सिक्के। और काबुल की जनता के हर एक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का यानी भेंट करो। तो यही वजह से काबुल की जनता ने खुश होकर दी कलंदर की उपाधि। कलंदर का मतलब ही होता दानी। एक तो यानी उपाधि धारण करी 1507 में बादशाह की, दूसरी उपाधि है कलंदर की। इतनी बात समझ भाई? और पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद भाई पानीपत में आने बनवाए काबुली बाग और काबुली मस्जिद। काबुली बाग और काबुली मस्जिद को निर्माण करवायो। काय को निर्माण करवायो? काबुली बाग और काबुली मस्जिद को निर्माण करवायो। इतनी बात समझ में आई? अब 1526 में पानीपत के युद्ध जीतने के बाद याद आई भाई राणा सांगा की। आनी है, जाहिर सी बात है कि मैंने राणा सांगा को पत्र लिखो संग देवे को, लेकिन राणा सांगा ने संग ना दियो। तो 1527 में अगलो ही युद्ध होगा, कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन के खिलाफ होगा? राणा सांगा के खिलाफ। बस सुनते जाओ, मैं अपने आप याद करवा दूंगा। तुम एक बार समझ लो पूरी कहानी, फिर दोबारा रिपीट करेंगे। फिर भाई 1527 में हो खानवा का युद्ध। क्यों हो? रीजन समझ में आयो? खानवा का युद्ध है भाई कौन कौन के खिलाफ? एक तरफ तो बाबर है, दूसरी तरफ राणा सांगा है। और यहाँ में जो राणा सांगा को जो संग देखो ना, वो देखो गुजरात में मालवा को शासक एक तो मेदिनी रो है, और एक जो ये मारो गए हो ना इब्राहिम लोदी, या कोई भतीजो महमूद लोदी, ये संग देंगे राणा सांगा को। ठीक है भाई? तो 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया भाई। और यहाँ बस एक बात पूछी जाए कि बाबर ने यहाँ में दियो जिहाद को नारो। जिहाद को मतलब वो धर्म युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने नारो दिया, वो याद रखो जाओ बस, जिहाद का नारा। कि बाबर ने जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया? तो खानवा के युद्ध में। 1527 के युद्ध जीतने के बाद हाँ, एक यहाँ को सेनापति हो बाबर को मीरबाकी। कौन?
मीर बाकी, या मीर बाकी ने भाई 1527-28 में अयोध्या में एक मस्जिद को निर्माण करवाया, बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद तोड़वा के अजवा की जगह, जो कि कौन सा मंदिर है, राम मंदिर जो बना हुआ है, तो वह 1527-28 में मीर बाकी ने ही वह मस्जिद को निर्माण करवाया, कौन सी को, बाबरी मस्जिद को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 1527 के बाद 1528 में या याद आई मेदिनी रॉय की, क्यों, क्योंकि मेदिनी रॉय ने संग दिया कौन को, राणा सांगा को। 1528 में फिर एक युद्ध लड़ हो जाएगा, कौन सा, चंदेरी को युद्ध, कौन सा युद्ध लड़ हो जाएगा, चंदेरी को युद्ध, कौन के खिलाफ, मेदिनी रॉय के खिलाफ। आई बात समझ में, मेदिनी रॉय के खिलाफ एक युद्ध लड़ हो जाएगो। जब मेदिनी रॉय हार जागो, ये मेदिनी रॉय की हत्या कर देगो ना, तो वहां सबसे पहले यानी कि जो जितनी भी महिलाएं वो करेंगी जौहर, क्या करेंगी, जौहर, तुम जाने सब राजस्थान के स्टूडेंट है, जौहर का वो सब जाने, तो सबसे पहले जो बाबर ने जौहर के दर्शन करे ना, वो यहीं करे, या युद्ध में, कौन से में, चंदेरी के युद्ध में। 1528 में एक युद्ध लड़ोगे ना, चंदेरी का युद्ध। और यह जो जाके मेदिनी रॉय के सैनिक है ना, यानी सबके सिर कटवा कटवा के सिरों की मीनारें बनवाई भाई, यह युद्ध में क्या बनवाई, सिरों की मीनारें, और सबसे पहले जौहर के दर्शन भी यानी यहीं करें। बा के बाद 1527 के बाद 1529 में याद आवेगी, नीचे एक बचको ना, कौन, महमूद लोधी, महमूद लोधी ने भी तो राणा सांगा को संग दियो ना। फिर 1529 में युद्ध लड़ो जाएगा, घाघरा का युद्ध, वो लड़ो जाएगा कौन के खिलाफ, बाबर वर्सेज अफगान, और अफगान को नेतृत्व कर रहे हो कौन, महमूद लोधी। आई बात समझ में। फिर महमूद लोधी पराजित करके महमूद लोधी की हत्या कर देगा। ठीक है, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर की भाई इच्छा ही कि मैं दफनाया जाऊँ कहाँ, काबुल अफगानिस्तान में, क्योंकि याकू सबसे पहले स्थिरता ही कामली काबुल में, काबुल ही बेस रही हो मैंने, लेकिन वह समय स्थिति ऐसी नहीं, या वजह से बाबर दफना दिया गया आगरा के आराम बाग में। कहाँ पे, आगरा के आराम बाग में। बाद में फिर या की कब्र से ताबूत निकाल के फिर काबुल ले जाकर दोबारा दफनाया गया हो। तो एकमात्र ऐसा कौन सा था सके जिसे 2 बार दफनाया गया, तो भाई वो बाबर था। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा, बस। मृत्यु 1530 में, कहाँ दफनाया गए हो, समझ में आएगी। ठीक है, क्लियर है भाई, ये तुम्हारा बाबर है। यार बंद करो, कहाँ तो हो गई।